Hello and my dear students, welcome you over calculus classes प्लेटफॉर्म नंबर। तो आज अपन बात करेंगे। देखो, मैंने कल भी बताया था आपको कि कल से हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो पुष्पीय पादपों में लैंगिक चरण। मैंने कल बताया था आपको कि ये जो लेसन होता है वो 5 नंबर का होता है। आधा नंबर का इसमें वस्तुनिष्ठ होता है, आधा नंबर का इसमें रिक्त स्थान होता है, एक अति लघुतरात्मक क्वेश्चन होता है 1 नंबर का, और एक सही 1/2। मतलब यह लघुतरात्मक क्वेश्चन 2 होती है, 3 नंबर के होती है, 1.5 नंबर के होते हैं वो। ठीक है, तो अपन बात करेंगे इसमें आज फर्स्ट चैप्टर की। तो यहाँ आपको स्टार्ट करते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये पुष्पीय पादपों में पुष्प की संरचनाएं। ठीक है, तो अपन जैसे देखो बात करते हैं पादपों के वर्गीकरण की। तो पादपों में वर्गीकरण होता है तो 5 स्टेप होते हैं, 5 भाग होते हैं उनके। एक तो शैवाल होता है, ब्रायोफाइटा होता है विकास के आधार पर। ठीक है, तीसरा होता है टेरिडोफाइटा होता है, फिर जिम्नोस्पर्म होता है और एंजियोस्पर्म होता है। तो इसमें अपन बात करते हैं पुष्पीय पादपों में। ठीक है, वैसे पादपों में जो पुष्प होता है उसका लैंगिक भाग होता है। ठीक है वैसे पादपों में जो पुष्प होता है उसका क्या होता है, लैंगिक भाग होता है। जड़, तना, पत्ती उसके क्या होते हैं, वैसे कायिक भाग होते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज पुष्प की। ठीक है, तो अपन बात करते हैं, देखो पुष्प 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 पादप का क्या होता है, वैसे लैंगिक भाग होता है। क्या होता है, लैंगिक भाग होता है। ठीक है भाई। और पुष्प की खेती, ठीक है, पुष्प की खेती को क्या कह देते हैं अपन, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कह देते हैं वैसे, फ्लोरिकल्चर। ठीक है, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, पुष्प की खेती को क्या कहेंगे अपन, फ्लोरिकल्चर कह देंगे। ठीक है, और यहाँ पुष्प से संबंधित अध्ययन को, ठीक है, पुष्प के अध्ययन को क्या कह देते हैं वैसे, एंथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, पुष्प के क्या कह देते हैं वैसे, अध्ययन को क्या कहेंगे भाई, अध्ययन को। ठीक है, अध्ययन को क्या कहेंगे, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कह देते हैं भाई, पुष्प के अध्ययन को क्या कहेंगे, एंथोलॉजी कहेंगे। तो मैंने बात की थी यहाँ कि पुष्प एक एक प्रारूपिक पुष्प होता है जो पौधे का क्या होता है, लैंगिक भाग होता है। ठीक है, एक प्रारूपिक पुष्प क्या होता है, पौधे का लैंगिक भाग होता है। और इसके खेती को, मतलब पुष्पों की खेती को क्या कह देते हैं अपन, फ्लोरिकल्चर। एक बार 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था भाई कि पुष्प की खेती किस, मतलब फ्लोरिकल्चर किससे कहते हैं, तो पुष्प की खेती को क्या कह देते हैं अपन, फ्लोरिकल्चर कह देते हैं। ठीक है, पुष्प के अध्ययन को क्या कह देते हैं अपन, एंथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फिर आगे की बात करते हैं पुष्प के भाग। ठीक है, किसकी बात करेंगे वैसे, पुष्प के भाग। ठीक है, पुष्प की जो संरचना होती है उसकी बात करेंगे, पुष्प की जो संरचना होती है उसकी बात करेंगे यहाँ। ठीक है, वैसे ध्यान दिया होगा आपने, जब एक प्रारूपिक पुष्प पौधे का क्या होता है, लैंगिक भाग होता है। ठीक है, एक प्रारूपिक पुष्प पौधे का क्या होता है, लैंगिक भाग होता है। इसमें 2 चक्र होते हैं। ठीक है कौन कौन से होते हैं, देखिए 2 चक्र। एक तो क्या होता है वैसे, सहायक जनन चक्र होता है। ठीक है, क्या होता है वैसे, सहायक जनन चक्र होता है। ठीक है, सहायक जनन चक्र, इसी को क्या कह देते हैं अपन, अनिवार्य चक्र या अनावश्यक चक्र भी कहते हैं। ठीक है पुष्प के सामान्यतः कितने चक्र होते हैं, 2 चक्र होती हैं। एक तो क्या होता है, सहायक जनन चक्र होता है, इसको अनिवार्य चक्र या अनावश्यक चक्र भी कहते हैं। ठीक है, इसमें 2 भाग लिए जाते हैं पुष्प के। एक तो क्या होता है वैसे, बाह्य दलपुंज। ठीक है, एक तो क्या होता है वैसे, बाह्य दलपुंज होता है जिसको अपन कैलिक्स भी कहते हैं। ठीक है, बाह्य दलपुंज होता है। दूसरा क्या होता है भाई, दलपुंज होता है। ठीक है, क्या दूसरा क्या होता है, दलपुंज। मैंने बताया पुष्प के 2 चक्र होते हैं, जिनमें एक तो होता है सहायक जनन चक्र, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, बाह्य दलपुंज और दलपुंज होते हैं। दूसरा क्या होता है वैसे, जनन चक्र होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जनन चक्र। ठीक है दूसरा क्या होता है वैसे, जनन चक्र होता है भाई। ठीक है, दूसरा क्या होता है वैसे, जनन चक्र होता है। ठीक है, जनन चक्र होगा। ठीक है, अब जनन चक्र में क्या लेंगे वैसे, एक तो क्या लेते हैं वैसे, पुमंग लेते हैं। ठीक है, पुमंग। और एक क्या लेते हैं वैसे, जायांग लेते हैं। क्या लेते हैं भाई, जायांग लेते हैं। तो मैंने कहा पुष्प एक प्रारूपिक पुष्प होता है, उसके 2 चक्र होते हैं। एक तो क्या होगा, सहायक जनन चक्र होता है जिसको अनिवार्य चक्र या अनावश्यक चक्र भी कहते हैं। दूसरा क्या होता है, जनन चक्र। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जनन चक्र होता है जिसको पुमंग तथा दूसरा क्या, पुमंग एवं क्या होता है वैसे, जायांग होते हैं।
यदि अपन बात करें पुष्प के संरचना में कितने भाग होते हैं, तो 4 भाग होती हैं। सबसे बाहर की ओर बाह्य दलपुंज होता है, फिर उसके अंदर की ओर दलपुंज होता है, फिर पुमंग और क्या होता है लास्ट में जायंग होता है। देखो अपन बात करते हैं डायग्राम की, ठीक है। यहां मैंने बात की कि पुष्प के कितने भाग होते हैं, 4। चक्र कितने होते हैं, 2, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो 2 चक्र होती हैं, दलपुंज और बाह्य दलपुंज, ये जनन क्रिया में भाग नहीं लेती हैं, ठीक है। ये मात्र आकर्षक एवं सुरक्षा का कार्य करते हैं, इसीलिए इनको सहायक जनन चक्र या अनिवार्य चक्र या अनावश्यक चक्र भी कहते हैं। जबकि युग्मकों का निर्माण किसमें होता है, पुमंग एवं जायंग में होता है, इसलिए उनको क्या कह देते हैं, जनन चक्र या अनिवार्य चक्र या आवश्यक चक्र कहते हैं, क्योंकि उनके बिना जनन क्रिया संभव नहीं है, ठीक है। तो यदि अपन बात करते हैं पुष्प की संरचना की, तो इसके 4 भाग बताए थे मैंने। देखो यदि यहां पर बात करते हैं, ये पुष्प की संरचना है, ठीक है। एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना है। देखो इसमें ये दे रखा है आपको, ये जो दे रखा है ये पुष्पासन होता है, ठीक है। ये क्या दे रखा है, वैसे पुष्पासन होता ही है, ठीक है। ये पुष्पासन होता है, ठीक है भाई। ये क्या होता है, वैसे पुष्पासन होता है। और इसी पुष्पासन पर क्या लगे होते हैं, वैसे पुष्प के सभी 4 भाग लगे होते हैं, ठीक है। इसको उदरवर्ती पुष्प कहते हैं, ठीक है। इसको उदरवर्ती पुष्प कहते हैं। वैसे देखो ये जो पुष्प होता है, इसमें पुष्पासन हो गया, और यहाँ क्या होता है, वैसे पुष्प व्रंत होता है, ठीक है। क्या होता है, वैसे पुष्प व्रंत होता है। क्लियर है ये चीजें। फिर इसके बाद में यदि अपन पुष्प की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इसमें सबसे बाहर की ओर क्या होता है, ये बाह्य दलपुंज, ठीक है। क्या होता है, वैसे बाह्य दलपुंज होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वैसे कैलिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, वैसे कैलिक्स भी कहते हैं। ये पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है, जो प्राय हरे रंग का होता है, ठीक है। पुष्प का क्या होता है, सबसे बाहरी भाग होता है, जो प्राय हरे रंग का होता है। और इसकी एक पंखुड़ी या एक इकाई को कह देते हैं अपन क्या, बाह्य दल। क्या कह देते हैं, वैसे बाह्य दल, ठीक है। इसकी एक पंखुड़ी या एक इकाई को क्या कह देंगे अपन, बाह्य दल कहेंगे। वैसे ये बाह्य दलपुंज होती हैं, ठीक है। ये प्राय सबसे बाहर की ओर होती हैं, जो हरे रंग की होती हैं, ठीक है, और सुरक्षा का कार्य करती हैं, ठीक है। दूसरी बात यदि अपन करते हैं, इसके अंदर जाते हैं थोड़ा, तो यहां आते हैं अपन को क्या, दलपुंज आती हैं। ये आपके क्या है, वैसे दलपुंज, ठीक है। ये दलपुंज है। और यहां आपने देखा वैसे ये क्या होते हैं, वैसे रंगीन होते हैं, आकर्षक होते हैं, और कीटों के लिए जो आहार का कार्य करते हैं, तो ये मकरंद का स्त्राव भी करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा दलपुंज क्या होते हैं, वैसे बाह्य दल के अंदर की ओर होते हैं, रंगीन, आकर्षक एवं मकरंद युक्त होती हैं, जो कीटों का आहार होता है, ठीक है। तो ये बात हो जाती है किसकी, दलपुंज की। और इसकी एक इकाई क्या कहलाती है, दल कहलाती है। एक इकाई क्या कहलाती है भाई, दल कहलाती है। फिर इसके अंदर की ओर जाती हैं, तो आपको देखो बहुत सारी संख्याओं में ये संरचनाएं दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। ये जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये किसकी संरचनाएं हैं, ये पुंकेसर की। मतलब यहां से अपन देखती हैं तो ये संरचनाएं किसकी है, वैसे पुंकेसर की है, ठीक है। ये क्या है, एक पुंकेसर है। और ये प्रत्येक पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। एक तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये परागकोश वाला भाग है, ठीक है। ये जो परागकोश वाला भाग है, और ये जो डंठल नुमा संरचना है, ये क्या कहलाता है, वैसे पुतंतु कहलाता है। क्या कहलाता है, वैसे पुतंतु कहलाता है। तो प्रत्येक पुंकेसर के 2 भाग होती हैं, परागकोश एवं क्या होता है, वैसे पुतंतु होता है। कहने का मतलब ये हुआ, जब मैंने बाह्य दलपुंज बता दिया, दलपुंज बता दिया, तो तीसरा भाग पुष्प का होता है क्या, पुमंग, एंड्रोसियम होता है। और एंड्रोसियम क्या करता है, पुष्प का नरजननांग भाग होता है। इसकी एक इकाई क्या कहलाती है, पुंकेसर कहलाती है। एक इकाई क्या कहलाती है भाई, पुंकेसर कहलाती है। और प्रत्येक पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, एक तो परागकोश होता है, और दूसरा क्या होता है, वैसे पुतंतु होता है। ये पुतंतु होता है जो पुष्पासन के साथ संलग्न रहता है, और इस परागकोश को पुतंतु से जोड़ने का कार्य किसका होता है, वैसे संयोजी ऊतक का होता है, जिसको अपन योजी, ठीक है, क्या कह देते हैं, वैसे योजी कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये तो बात हो गई किसकी, पुमंग की। पुमंग की एक इकाई क्या कहलाती है, वैसे पुंकेसर कहलाती है। अब यदि अपन बात करते हैं पुंकेसर की, ठीक है, तो पुंकेसर क्या होते हैं, अलग अलग पुष्पों में अलग अलग संख्या में अलग अलग लंबाई में पाए जाते हैं, ठीक है। इसी के बाद अपन किसकी बात करेंगे, वैसे चौथा भाग होता है, ठीक है। पुष्प का जो चौथा भाग होता है वो क्या होता है भाई, जायंग होता है। जायंग को अपन गायनोसियम कहते हैं। ये पुष्प का क्या होता है भाई, मादा जन्नांग भाग होता है। क्या होता है भाई, मादा जन्नांग भाग होता है जायंग। और जायंग की एक इकाई या अपन कहें तो एक पंखुड़ी को क्या कह देती हैं अपन, स्त्री केसर कहते हैं। आपको नजर आ रहा होगा, देखो यहां तो क्या है, वर्तिकाग्र, ठीक है। और ये क्या होता है, वैसे वर्तिका होती है, देखो वर्तिका आ रही है यहाँ, ठीक है। मैंने देखो ये बनाया, वैसे ये वर्तिका बनाई है, देखो ये पहले से बना हुआ है, हालांकि
ठीक है, अपन यहाँ एक आरेख खींच रहे हैं। ये किसकी संरचना है? वैसे जायंग की संरचना है, और जायंग में क्या होती हैं? अनेक वर्तिकाग्र, अनेक क्या होते हैं? वैसे स्त्री केसर या अंडप पाए जाते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा वैसे जायंग में क्या होती हैं? स्त्री केसर या अंडप पाए जाते हैं। मतलब जायंग की इकाई क्या कहलाती है? स्त्री केसर या अंडप कहलाती है। और प्रत्येक स्त्री केसर या अंडप के 3 भाग होती हैं। कौन कौन से देखें? एक तो होता है, देखो सबसे ऊपर की ओर है क्या? वर्तिकाग्र, जिसको स्टिग्मा कहते हैं। यहां देखो स्टाइल वर्तिका, ठीक है, और ओवेरी, यहां अंडाशय की बात और होगी। ठीक है, जो अंडाशय ये रहा। ठीक है, तो मैंने बताया कि प्रत्येक स्त्री केसर के 3 भाग होती हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो ये बात होती है किसकी? पुष्प की। तो मैंने बताया आपको कि पुष्प की संरचना में 2 चक्र होती हैं। एक तो होता है सहायक जनन चक्र, और दूसरा क्या होता है? जनन चक्र होता है। ठीक है भाई, सहायक जनन चक्र में 2 भाग आते हैं। एक तो बाह्य दलपुंज, दूसरा क्या होता है? दलपुंज होता है। बाह्य दलपुंज को अपन कैलिक्स कहते हैं, दलपुंज को अपन कोरोला कहते हैं। ठीक है, बाह्य दलपुंज क्या होता है? पुष्प का सबसे बाहर की ओर पाए जाने वाला हरे रंग का आवरण होता है, जो पुष्प की क्या करता है? सुरक्षा करता है। इसकी एक इकाई क्या कहलाती है? वैसे बाह्यदल कहलाती है। मतलब एक पंखुड़ी कहलाती है। क्या? बाह्यदल कहलाती है, क्योंकि अलग अलग पुष्पों में इनकी संख्या क्या होती है? वैसे अलग अलग होती है। ठीक है, इसी के बाद अपन बात करते हैं दलपुंज की। तो दलपुंज क्या होता है? बाह्य दलपुंज के अंदर की ओर, बाह्य दलपुंज के अंदर की ओर रंगीन, आकर्षक, रंगीन कलर युक्त एवं आकर्षक एवं मकरंद युक्त भाग होता है। ठीक है, जो पुष्प को क्या करता है? वैसे आकर्षित करता है, सौंदर्य बढ़ाता है पुष्प की। और इसमें क्या होता है कि जैसे ही इसके द्वारा मकरंद का स्राव किया जाता है, तो मकरंद क्या होता है? कीटों का आहार होता है। ठीक है, तो कीट क्या करते हैं? आहार की खोज में इस पे आते हैं पुष्प पर, और उनके बदले में इनका क्या हो जाता है? वैसे युग्मकों का स्थानांतरण, जिसको अपन कह देते हैं वैसे परागण की क्रिया। ठीक है, तो ये बात होती है किसकी? दलपुंज की हो जाती है। क्लियर है भाई? ठीक है, तीसरा होता है यहाँ पुमंग होता है। ठीक है, तीसरा जो भाग होता है पुष्प का, वो क्या होता है? पुमंग होता है। और पुमंग क्या होता है? पुष्प का की नरजन्नांग भाग होता है, और इसकी एक इकाई क्या कहलाती है? पुंकेसर कहलाती है। ठीक है, पुमंग क्या होता है? पुष्प का नरजन्नांग भाग होता है, और इसकी एक इकाई क्या कहलाती है? पुंकेसर कहलाती है। और पुंकेसर के कितने भाग होते हैं भाई? 2 भाग होती हैं। एक तो पराकोष, एक क्या होता है? वैसे पूतंतु। देखो वैसे मैंने बताया आपको सन 2022 में क्वेश्चन भी पूछा गया था, पुंकेसर का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके भागों का नाम लिखिए। ठीक है, तो पुंकेसर क्या है? वैसे पुंकेसर पुष्प का नरजन्नांग भाग होता है, वैसे पुमंग, और उसकी एक इकाई क्या कहलाती है? पुंकेसर कहलाती है। और इसके कितने भाग होते हैं? वैसे 2 भाग होती हैं। एक तो कौन सा होता है? वैसे पराकोष। ठीक है, ये पराकोष नजर आ रहे हैं आपको, और ये क्या होते हैं? वैसे पूतंतु, फिलामेंट है वैसे भी। ठीक है भाई, तो मैंने बताया आपको पुंकेसर में क्या होते हैं? वैसे 2 भाग होती हैं। एक तो पराकोष और दूसरा क्या होता है? वैसे पूतंतु होता है। कई बार बात करते हैं कि यहाँ योजी भी आता है। सर योजी क्या होता है? तो योजी क्या करता है? पराकोष को पूतंतु से जोड़ने का कार्य करता है, जो एक संयोजी ऊतक का भाग होता है। ठीक है, इसके बाद ही अपन किसकी बात करते हैं? वैसे जायंग की बात करते हैं। जायंग जो पुष्प का सबसे आंतरिक भाग होता है। ठीक है, यदि अपन पुष्प की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो सबसे आंतरिक भाग कौन होता है? वैसे जायंग ही होता है। ठीक है, जायंग में क्या होता है? जायंग क्या होता है? पुष्प का मादजनक भाग होता है। इसकी एक इकाई की कहलाती है स्त्री केसर या अंडप कहलाती है। ठीक है, और ये स्त्री केसर या अंडप क्या होता है? इसकी 3 भाग होती हैं। एक तो वर्तिकाग्र होता है, दूसरा वर्तिका, और तीसरा क्या होता है? अंडाशय। जो मैंने बता ही दिया आपको, ये तो क्या होता है? वैसे वर्तिकाग्र होता है। ठीक है, ये क्या होती है? वर्तिका होती है, और तीसरा क्या होता है? वैसे अंडाशय होता है। इसी अंडाशय में क्या लगे होती हैं? वैसे बीजांड लगी होती हैं। ठीक है, तो आगे की बात हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने पुष्प की संरचना का किया वैसे अध्ययन कर लिया। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे वैसे निषेचन पूर्व की घटनाएं। ठीक है, निषेचन पूर्व की संरचनाएं एवं घटनाएं। ठीक है, तो जैसे ही अपन आगे चलती हैं, तो देखो यहां बात करेंगे अपन निषेचन पूर्व की घटनाएं। ठीक है, निषेचन पूर्व की घटनाएं एवं संरचनाएं। निषेचन पूर्व की संरचनाएं, निषेचन पूर्व की संरचनाएं एवं घटनाएं। ठीक है, निषेचन पूर्व की संरचनाएं एवं घटनाएं। देखो याद रखने के लिए मैं आपको बता दूं, लैंगिक जनन की परिघटनाएं होती है 3। ठीक है, मैंने बताया भी था कल की एक जीवों में जनन पहले चैप्टर होता था अपना, वैसे इसमें लैंगिक जनन की परिघटनाएं होती थी 3। ठीक है, उसमें क्या होता था? एक तो निषेचन पूर्व की घटनाएं आती हैं, एक निषेचन की घटनाएं आती हैं, और एक निषेचन पश्च की घटनाएं आती हैं।
वहां अपन बात करते थे वैसे जीवों में, ठीक है। तो यहां अपन बात करेंगे वैसे पादपों में, क्योंकि अपना पुष्पीय पादपों में लैंगिक एक पार्ट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो इसी में अपन बात करते हैं वैसे निषेचन पूर्व की परिघटनाएं, ठीक है। तो निषेचन पूर्व की परिघटनाओं में अपन क्या पढ़ते हैं, यहाँ दो स्टेप पढ़ते हैं, देखो, ठीक है। एक तो पढ़ते हैं वैसे युग्मकों का निर्माण, ठीक है, युग्मकों का निर्माण, ठीक है, युग्मकों का निर्माण पढ़ती हैं, ठीक है। और एक दूसरा पढ़ते हैं क्या, युग्मकों का स्थानांतरण, ठीक है। अब मैं बताऊंगा इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इनमें लिए गए हैं। युग्मकों का स्थानांतरण, ठीक है भाई, युग्मकों का स्थानांतरण है होता है ये, तो ठीक है भाई। ये तो क्या हो जाता है, युग्मकों का स्थानांतरण हो जाता है। अब देखो, युग्मकों के निर्माण की क्रिया में अपन दो बिंदु पढ़ते हैं, यहाँ उनसे संबंधित पूरी संरचनाएं पढ़ते हैं, जिससे के कारण अपन को क्या हो जाता है, वैसे युग्मकों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ अपन पढ़ेंगे वैसे एक तो पुंकेसर पढ़ेंगे, ठीक है, पुंकेसर, ठीक है, पुंकेसर पढ़ेंगे, लघु बीजाणुधानी पढ़ेंगे, लघु बीजाणुधानी पढ़ेंगे, ठीक है, लघु बीजाणुधानी पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे क्या, परागकण, ठीक है, परागकण क्या पढ़ेंगे वैसे, परागकण पढ़ेंगे। तो ये तो बात किसकी हो गई, वैसे नर भाग की हो जाती है, ठीक है। एक इसी में पढ़ेंगे अपन क्या, स्त्री केसर पढ़ेंगे, स्त्री केसर पढ़ेंगे यहाँ। और स्त्री केसर के बाद में क्या पढ़ेंगे, गुरु बीजाणुधानी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भैया, गुरु बीजाणुधानी पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद में क्या पढ़ेंगे वैसे, भ्रूणकोश, ठीक है, क्या पढ़ेंगे भैया, भ्रूणकोश पढ़ेंगे, ठीक है, भ्रूणकोश पढ़ेंगे, मादा युग्मकोद्भिद, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे यहाँ, भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो मैंने कहा कि यहाँ युग्मकों का निर्माण होता है, उसमें दो स्टेप पढ़ेंगे अपन। एक तो नर भाग वाला पढ़ेंगे जिसमें पुंकेसर है, ठीक है, लघु बीजाणुधानी है और परागकण है। फिर दूसरा स्त्री केसर वाला भाग, मतलब मादा वाला भाग होता है, तो इसमें स्त्री केसर पढ़ेंगे, गुरु बीजाणुधानी या बीजांड की संरचना पढ़ेंगे। और उसके बाद में क्या पढ़ लेंगे अपन, मादा युग्मकोद्भिद। तो ये भैया यहाँ अपन को क्या हो जाता है, वैसे युग्मकों का निर्माण हो जाता है। दूसरा स्टेप क्या कहता है भाई, युग्मकों का स्थानांतरण। अब यहाँ युग्मकों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, आपने पढ़ा होगा, एक परागण अभिक्रिया होती है, ठीक है, मतलब परागण की क्रिया होती है। तो यहाँ युग्मकों का स्थानांतरण होता है, वो क्रिया होती है वैसे परागण, ठीक है, परागण होती है, ठीक है, क्या होती है भैया, परागण होती है, ठीक है, परागण होती है, ठीक है भाई। इस स्टेप में क्या करते हैं अपन कि यहाँ परागणों का क्या पढ़ते हैं वैसे, स्थानांतरण पढ़ते हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाती है वैसे, युग्मकों का स्थानांतरण कहलाती है। यहाँ से नर जनन कोशिका होती है, उसके दो नर युग्मक होती हैं, ठीक है, वो परागणों के माध्यम से कहाँ पहुंचती है वैसे, दूसरे पुष्प या उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचती हैं, जिसके कारण उसको क्या हो जाता है वैसे, युग्मकों का स्थानांतरण हो जाता है भाई, ठीक है भाई। तो ये दो स्टेप पढ़ेंगे इसमें निषेचन पूर्व की घटनाओं में। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे अपन निषेचन की घटनाएं, ठीक है। अब निषेचन की घटनाओं में आप पढ़ते हो वैसे द्विनिषेचन एवं त्रिक संलयन की क्रिया, जिसके बाद किसका निर्माण होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है पहले। फिर उसका किसका निर्माण होता है वैसे, भ्रूण का निर्माण होता है, जिसमें अपन भ्रूण परिवर्धन वगैरह पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो वो क्रिया हो जाती है निषेचन पश्च की घटनाएं। निषेचन पश्च की घटनाओं में अपन पढ़ते हैं वैसे, जैसे भ्रूणपोष है, ठीक है, भ्रूण परिवर्धन है, ठीक है, और जैसे बीज है, फल है, वो आगे की बात हो जाती है, ठीक है। तो ये बात हो जाती है अपने फर्स्ट चैप्टर की, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया आपको निषेचन पूर्व की घटनाएं, ठीक है, एवं मतलब निषेचन पूर्व की संरचनाएं एवं घटनाओं में अपन फर्स्ट बिंदु पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे भैया, पुंकेसर, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, पुंकेसर, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे, लघु बीजाणुधानी, क्या पढ़ेंगे, लघु बीजाणुधानी, ठीक है भैया। और लघु बीजाणुधानी के बाद में क्या पढ़ेंगे, परागकण, ठीक है, क्या पढ़ेंगे भैया, परागकण पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लिया अपन ने। और मेन बिंदु जैसे मैंने बताया, पुष्प की संरचना के बाद निषेचन पूर्व की संरचनाएं एवं घटनाएं आती हैं, ठीक है। निषेचन पूर्व की संरचनाएं एवं घटनाओं में मैंने बताया, ठीक है, कौन सा बिंदु पढ़ेंगे पहले, पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी एवं परागकण। इसके बाद में क्या पढ़ेंगे कि इसके बाद में पढ़ेंगे स्त्री केसर, गुरु बीजाणुधानी एवं भ्रूणकोश, ठीक है भाई। तो अपन स्टार्ट करते हैं किसकी, पुंकेसर की बात स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पुंकेसर मैंने बताया आपको क्या होता है वैसे, नर पुष्प के पुमंग, ठीक है, पुमंग की एक इकाई,
पुमंग क्या होता है? पुष्प का नरजननांग भाग होता है। ठीक है, पुमंग क्या होता है? वैसे पुष्प का नरजननांग भाग। ठीक है, नरजननांग भाग होता है भैया। ठीक है, नरजननांग भाग की इकाई को क्या कह देती हैं अपन? पुंकेसर कहते हैं। क्या कह देती हैं? पुंकेसर कहते हैं भैया। ठीक है, क्या कह देते हैं भैया? पुंकेसर। ठीक है, अब पुंकेसर की बात की मैंने, तो पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? वैसे 2 भाग होती हैं। कितने भाग होती हैं? 2 भाग होती हैं। कौन कौन से? एक तो क्या होता है? परागकोश। ठीक है, एक तो क्या होता है? परागकोश, और दूसरा क्या होता है भैया? पूतंतु होता है। क्या होता है? पूतंतु होता है, फिलामेंट होता है। ठीक है भाई, अब मैंने बताया आपको कि सन 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि पुंकेसर की संरचना का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके 2 भागों का नाम लिखिए। ठीक है, तो इसके 2 भाग जैसे मैं बना दूं, आपको एक सिंपल रूप में पुंकेसर की संरचना बना दी मैंने। ठीक है, ये पुंकेसर की संरचना मान ली। ठीक है, ये क्या हो गया? वैसे परागकोश हो गया। ठीक है, क्या हो गया भैया? परागकोश। ठीक है, ये क्या हो गया? वैसे परागकोश हो गया। ठीक है, परागकोश हो गया। यहां क्या होता है भैया? योजी होता है। क्या होता है? योजी। और ये क्या हो जाता है भैया? पूतंतु हो जाता है। तो मैंने कहा यहां पुंकेसर क्या होता है कि पुमंग की एक इकाई, पुमंग क्या होता है? पुष्प का नरजननांग भाग होता है, और उसकी एक इकाई पुंकेसर कहलाती है। प्रत्येक पुंकेसर के भैया 2 भाग होती हैं, एक तो परागकोश और दूसरा क्या होता है भैया? पूतंतु होता है। परागकोश क्या होता है भाई? परागकोश की यदि यहां बात करते हैं अपन, तो परागकोश क्या होता है? पुंकेसर के शीर्ष पर पाई जाने वाली एक जननक्षम गुंडीनुमा एवं द्विपाली संरचनाएं। ठीक है भैया, तो मैंने बताया आपको कि यहां अपन किसकी बात करेंगे? वैसे किसकी बात करेंगे? परागकोश की बात करेंगे। ये परागकोश क्या होता है भैया? कि स्त्री केसर के क्या शीर्ष पर पाए जाने वाला, कहां पर? शीर्ष भाग पर पाए जाने वाला एक जननक्षम। ठीक है, क्या होता है? एक जननक्षम। ठीक है, घुंडीनुमा क्या होता है भैया? घुंडीनुमा एवं द्विपालित संरचनाएं। ठीक है, क्या होता है भैया? द्विपालित संरचनाएं। प्रत्येक परागकोश, ठीक है, प्रत्येक परागकोश क्या होता है भैया? कि स्त्री केसर के शीर्ष पर पाए जाने वाला एक जननक्षम घुंडीनुमा द्विपालित संरचना है। जननक्षम कैसे है भैया? क्योंकि यहां पर अपन ने बताया कि परागकणों का क्या होता है? विकास। ठीक है, सबसे पहले यदि अपन बात करते हैं, परागकण यहाँ क्या होते हैं? वैसे भरे होते हैं। किसमें? परागकोश में परागकण क्या होते हैं? भरे होते हैं, और यहाँ विकसित होते हैं परागकण। ठीक है, फिर इसीलिए इसको जननक्षम कहते हैं। गुंडीनुमा क्यों कहते हैं भैया? गुंडीनुमा यहाँ के होता है गुंबद का आकार बनता है, और एक द्विपालित संरचना है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट, मैंने बताया आपको कि सामान्यतः परागकोश सभी पुष्पों में क्या होता है? द्विपालित होता है। सामान्यतः परागकोश सभी पुष्पों में क्या होता है भैया? द्विपालित होता है। लेकिन मैंने बताया कि मालवेसी कुल के पादप कपास, भिंडी एवं गुड़ल। ठीक है, मालवेसी कुल के पादप कौन कौन से? कपास, भिंडी एवं गुड़ल में परागकोश क्या होती हैं? एक पालित होती हैं। ये बात करेंगे अपन किस कब कब बात करेंगे वैसे परागकोश की? जब संरचना पढ़ते हैं। ठीक है भैया, तो मैंने बताया आपको कि ये जो परागकोश होता है, ठीक है, ये जो परागकोश होता है, देखो मैं आपको डायग्राम के माध्यम से भी बताऊं तो ये जो परागकोश होता है, देखो भैया, ये अपना एक पुंकेसर है। मैंने बताया आपको कि ये क्या होता है? एक पुंकेसर होता है। ठीक है, मैंने बताया ना, ये परागकोश हो गया। ठीक है, क्या हो गया भैया? परागकोश हो गया यहाँ। ठीक है, क्या हो गया? परागकोश हो गया। देखो ये परागकोश हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया? वैसे पूतंतु हो गया, पूतंतु हो गया भैया। ठीक है, और यहां मैंने बताया आपको यहां क्या होता है? वैसे योजी होता है। ये परागकोश क्या है? वैसे द्विपालित संरचनाएं। क्या है भैया? द्विपालित संरचनाएं। यदि इसकी अनुप्रस्थ काट को लिया जाए, ठीक है, अभी स्ट्रक्चर में बताएंगे आपको कि देखो जैसे मैंने बताया आपको कि परागकोश जननक्षम गुंडीनुमा द्विपालित संरचना है। ठीक है, परागकोश क्या है भैया? जननक्षम गुंडीनुमा द्विपालित संरचना है। ठीक है,
अब यदि अपन एक बार उसकी बात कर लेते हैं पूतंतु की, तो पूतंतु क्या होता है, पुंकेसर का शीर्ष अपन कहें तो आधारीय भाग होता है, ठीक है, एक डंठल नुमा पतली नलिका रूपी संरचना है, लेकिन बंध्य, ठीक है, बंद क्यों, क्योंकि यहां परागकणों का विकास नहीं होता है, ठीक है। ये जो पूतंतु होता है, मैंने बताया कि ये परागकोश सॉरी पुंकेसर का क्या होता है, वैसे आधारीय भाग होता है, जो किससे लगा होता है, वैसे पुष्पासन से लगा होता है, लेकिन एक डंठल नुमा, ठीक है, डंठल नुमा पतली नलिका रूपी संरचना है, लेकिन बंध्य, ठीक है, क्या बंध्य, ठीक है। बंध्य का मतलब क्या हुआ, क्योंकि यहां परागकणों का विकास, नर युग्मकों का विकास नहीं होता है, इसलिए इसको क्या मान लिया जाता है, बंध्य, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, परागकोश की संरचना, परागकोश की संरचना, ठीक है, परागकोश की संरचना की बात करते हैं भैया, ठीक है, किसकी बात करती हैं, परागकोश की संरचना की, ठीक है। तो परागकोश क्या होता है, एक जननक्षम गुंडीनुमा द्विपालित संरचना होता है, एक क्या होता है भैया, जननक्षम गुंडीनुमा द्विपालित संरचना होता है और इसकी प्रत्येक पाली में देखो द्विपालित, एक पाली तो ये रही, ठीक है भैया, एक पाली तो ये है, ठीक है, एक पाली तो मैंने बताया आपको ये है, और दूसरी पाली जैसे मैं बताऊं आपको, ठीक है, एक पाली तो ये है भैया, ठीक है, और दूसरी पाली मैंने बता दी ये है, ठीक है, दो पालियां हैं यहाँ, ठीक है, इतनी पालियां हैं, दो पालियां। तो मैंने बताया परागकोश एक जननक्षम गुंडीनुमा क्या है, वैसे द्विपालित संरचना है, ठीक है। परागकोश क्या होता है, वैसे परागकोश, ठीक है, परागकोश क्या होता है, जननक्षम, ठीक है, जननक्षम, ठीक है, घुंडीनुमा, ठीक है, क्या होता है वैसे घुंडीनुमा एवं द्विपालित संरचना है, ठीक है, एवं क्या होता है भैया, द्विपालित संरचना है, द्विपालित संरचना है, ठीक है भैया, द्विपालित संरचनाएं, ठीक है, और इसकी प्रत्येक पाली में द्विपालित संरचनाएं, ठीक है, और इसकी प्रत्येक पाली में क्या होते हैं भैया, ठीक है, इसकी प्रत्येक पाली में, इसकी प्रत्येक पाली में क्या होता है भैया, दो कोष्ठ लगे होती हैं, बिल्कुल सही बात है, देखो, ठीक है, दो कोष्ठ, ठीक है, दो पाली हैं, और प्रत्येक पाली में मतलब ये जो एक पाली है इसमें दो कोष्ठ लगे होती हैं भैया, ठीक है, दो कोष्ठ लगे होती हैं, इसकी प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ लगे होती हैं भैया, इसकी प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ लगे होती हैं, दो खाने होती हैं भैया, ठीक है, दो कोष्ठ लगे होती हैं, ठीक है, कितने कोष्ठ लगे होती हैं, दो कोष्ठ लगे होती हैं भैया, और दो कोष्ठ लगे होती हैं, और प्रत्येक कोष्ठ को, ठीक है, प्रत्येक कोष्ठ को क्या कह देती हैं भैया, लघु बीजाणुधानी, क्या कह देती हैं, लघु बीजाणुधानी कहती हैं भैया, लघु बीजाणुधानी, या इसी को कह देती हैं परागधानी, ठीक है, क्या कह देती हैं भैया, परागधानी कहती हैं, ठीक है। लघु प्रत्येक कोष्ठ को क्या कह देती हैं अपन भैया, प्रत्येक कोष्ठ को लघु बीजाणुधानी या परागधानी कहते हैं, ठीक है, क्या कह देते हैं भैया, लघु बीजाणुधानी या परागधानी कहते हैं, ठीक है। अतः अपन बात कर सकते हैं कि एक परिपक्व परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं, अतः अपन कह सकते हैं, अतः एक परिपक्व परागकोश में, एक परिपक्व, ठीक है, एक परिपक्व परागकोश में, ठीक है भैया, एक परिपक्व परागकोश में, ठीक है, कुल कितनी लघु बीजाणुधानियां होती हैं, कुल 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं, ठीक है, कुल 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं, 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं, लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं भाई, लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं, ठीक है, लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं भैया, ठीक है। तो मैंने कहा कि परागकोश जननक्षम गुंडीनुमा द्विपालित संरचनाएं, इसकी प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ लगे होती हैं, प्रत्येक कोष्ठ को लघु बीजाणुधानी या परागधानी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी या परागधानी कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि अतः एक परिपक्व परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं, ये आगे जाकर, ठीक है, ये लघु बीजाणुधानी आगे जाकर क्या बनाती है वैसे, परागपुट बनाती हैं, ठीक है, क्या बनाती हैं वैसे, परागपुट बनाती हैं, परागपुट बनाती हैं, ठीक है, बनाती हैं, और इनमें क्या भरे होती हैं, इनमें क्या भरे होती हैं भैया, इनमें क्या भरे होते हैं, परागकण, ठीक है, या लघु बीजाणु कह सकते हैं अपन, ठीक है, इनमें क्या भरे होती हैं, इनमें लघु बीजाणु या परागकण भरे होती हैं, लघु बीजाणु, ठीक है, या क्या भरे होती हैं भैया, परागकण भरे होती हैं, ठीक है, परागकण, ठीक है, परागकण भरे होते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे सर आपने तो परागकोश में भी बताया था, भैया परागकोश के अंदर क्या होता है, लघु बीजाणुधानी होती है, ठीक है, और इस लघु बीजाणुधानी में क्या बनते हैं, लघु बीजाणु एवं परागकण बनते हैं। तो ये भैया बात हो गई थी
पराकोष की अनुप्रस्थ काट, आपके सामने अनुप्रस्थ काट है, ठीक है। इसमें मैंने बताया प्रत्येक पराकोष एक जननक्षम गुंडीनुमा द्विपाली संरचना है। इसकी प्रत्येक पाली में कितने कोष लगे होते हैं? देखो 2 कोष लगे होते हैं, ठीक है। एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा, ठीक है। ऐसे ही एक ये रहा, दूसरा ये रहा, ठीक है। क्लियर है भैया? प्रत्येक पाली है, इनमें 2 कोष लगे होते हैं। प्रत्येक कोष्ठ को क्या कह देती हैं वैसे? लघु बीजाणुधानी। अपन इस बात मतलब इसी को कह देती हैं आप क्या? लघु बीजाणुधानी, ठीक है। लघु बीजाणुधानी कहते हैं भैया। क्या कह देती हैं वैसे? लघु बीजाणुधानी कहेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा प्रत्येक कोष्ठ को क्या कह देंगे अपन? लघु बीजाणुधानी कह देते हैं भैया, ठीक है। अब मैंने कहा कि एक सामान्यतः परागकोश में कितनी लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं? 4, ठीक है। और इसी को मतलब ये जो लघु बीजाणुधानियां हैं ये इन्हीं को परागधानी कह देते हैं। ये आगे जाकर परागपुट बनाती हैं। इनमें लघु बीजाणु एवं परागकणों का क्या होता है वैसे? निर्माण होता है, अपन कहे तो इनका विकास होता है, ठीक है भैया। फिर आगे अपन मैंने कहा आपको एक बात कही थी मैंने आपको, याद कीजिएगा कि सामान्यतः एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं, लेकिन मालवेसी कुल के पादप, कपास, भिंडी एवं गुड़हल में कितनी लघु बीजाणुधानियां होती हैं? केवल 2। क्यों? क्योंकि उनका परागकोश केवल एक ही पालित होता है। जब एक ही पाली होती है उसमें तो केवल 2 कोष लगे होते हैं, ठीक है। और 2 कोष लगे होते हैं तो इनमें कुल टोटल कितनी लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं? मात्र 2। कौन कौन से पादप बताए थे मैंने? कपास, गुड़हल और भिंडी, ठीक है। मालवेसी कुल के पादप कपास, गुड़हल और भिंडी, ठीक है। तो भैया आज के लिए अपन यहीं पर इसी क्लास को स्टॉप करते हैं। अपन ने क्या पढ़ा आपको बताना होगा। पुष्प की संरचना पढ़ी अपन ने, और उस पुष्प की संरचना में उसके 4 भाग पढ़ लिए, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंमंग और जायांग, ठीक है। फिर अपन बात कर रहे थे निषेचन पूर्व की संरचना एवं घटनाओं में, और निषेचन पूर्व की संरचना एवं घटनाओं में हमने पढ़ा पहला जो टॉपिक है वो पुंकेसर पढ़ लिया भैया। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, एक तो परागकोश और एक पूतंतु, ठीक है। परागकोश के बारे में पढ़ा, फिर पूतंतु के बारे में पढ़ लिया, और अब आपके सामने क्या बना दी वैसे? परागकोश की अनुप्रस्थ काट। पिछले सत्र पूछा गया था क्या? परागकोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र सन 2024 में, ठीक है भैया। तो मैंने कहा सन 2024 में ये आरेख पूछा गया था, ठीक है। आप देखना वैसे सन 2024 के पेपर को उठा के देखना, वैसे मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप देखना वैसे भी, ठीक है भैया। तो आप आज के लिए इतना ही, आप बने रहिए क्योंकि अपना सिलेबस अपन को रिकवर करना है पूरा, ठीक है भैया। तो आप, और दूसरी बात, हाँ मैं आपको एक क्वेश्चन दे के जाता हूं, ठीक है। उसका आंसर मैं बताऊंगा भाई। एक पादप है गुड़हल, ठीक है। उसका आंसर आपको कल बताया जाएगा, कल की क्लास में बताया जाएगा। मैंने कहा एक पादप है गुड़हल, ठीक है। क्या है भैया? पादप गुड़हल, ठीक है। कौन सा पादप लिया मैंने? गुड़हल पादप ले लिया, ठीक है। गुड़हल का एक तो बताना है आपको वैज्ञानिक नाम, ठीक है। क्या बताना है भैया? वैज्ञानिक नाम, ठीक है भैया। और दूसरी चीज, इसमें बाह्य दलपुंज के चारों ओर, ठीक है। बाह्य दलपुंज के चारों ओर, बाह्य दलपुंज के चारों ओर, ठीक है, चारों ओर एक और पंखुड़ी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक और पंखुड़ी पाई जाती है, जो भी क्या होती है? हरे रंग की होती है, ठीक है। बाह्य दलपुंज के चारों ओर एक और पंखुड़ी पाई जाती है, जो भी क्या होती है? हरे रंग की होती है। उसका मुझे क्या लिख के आओगे? नाम लेके आओगे। तो आप इसका आंसर इस कमेंट सेशन में भी आप दे सकते हो, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन बताया, हालांकि आंसर मैं बताऊंगा आपको, इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे अपन कल, ठीक है। मैंने बताया गुड़हल एक पुष्प है, ठीक है। गुड़हल का आपने देखा होगा पुष्प, लाल पुष्प आते हैं, ठीक है। और लाल पुष्प आते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम देना है मुझे, ठीक है, कि गुड़हल के पुष्प का मतलब गुड़हल के पादप का वैज्ञानिक नाम देना है। और गुड़हल के पुष्प की एक विशेषता होती है। दूसरी बात चलो मैं बता देता हूं वैसे, कि एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं आपसे, क्योंकि दिमाग में आ गया वैसे, ठीक है, कि इसके परागकोश, ठीक है, परागकोश कितने पालित होता है, ठीक है। परागकोश कितने पालित होता है, ठीक है भैया। क्या पूछेंगे अपन? परागकोश कितने पालित होते हैं, ठीक है। परागकोश कितने पालित होते हैं, ठीक है, पालित होते हैं।
आपको अभी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो इनका आंसर। ठीक है, बाकी कल करेंगे अपन इनकी अगली डिस्कस। ठीक है, धन्यवाद।